हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे सी2 चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच जो है मॉडल पेपर 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो है क्लास 25 सेशन जो है 25-26 से है, जो आपके 10th एग्ज़ाम में जो है यही और इसी क्वेश्चन से आने की जो है प्रबल संभावना है। तो चलिए आपका क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं और उसके बाद जो है सॉल्यूशन करेंगे कि क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप जो है क्लास 10th का है। ठीक है, विषय जो है मैथमेटिक्स है और यहाँ पे देख सकते हैं फुल मार्क्स जो है 80 है। यहाँ पे जो टाइम आवर्स 3 आवर्स है ना, 3 दिया रहेगा क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल 52 क्वेश्चन होंगे इसमें। टोटल 52 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, और 10 पुस्तिका में 10 मुद्रित पृष्ठ रहेंगे। तो यथा सब वो अपने शब्दों में उत्तर देना है और 4 सेक्शन बटा रहेगा ABCD। टोटल 52 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में जो है 30 MCQ क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम MCQ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से देखेंगे और सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन करके। देखिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और देखिए ज़्यादा सॉल्यूशन करेंगे नहीं, हम सिर्फ ऑप्शन से इसको हिट करेंगे। अब यहाँ देखिए Z² - 64 जो शून्य का निकालना है, तो Z² - 64 इज इक्वल्स टू जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो Z² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 64। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √64। और 64 का क्या बनता है आपको तो पता है, 8 बनता है। तो 8 का प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हो कि दिए हुए बिंदु में, ठीक है, दिए हुए बिंदु में P0 70 50 एक्स अक्ष पर प्रतिष्ठित करता है। तो अगर एक्स अक्ष पर प्रतिष्ठित करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पर प्रतिष्ठित करता, एक्स अक्ष पर प्रतिष्ठित करता है, तो एक्स अक्ष पर जो है वाई का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर प्रतिष्ठित करता है। क्वेश्चन में बोला है कि एक्स अक्ष पर प्रतिष्ठित करता है, तो वाई का वैल्यू 0 होगा। तो वाई का वैल्यू तो इसमें 0 है। ठीक है, इसमें वाई का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है एक्स अक्ष पर बोला है, सॉरी एक्स अक्ष पर बोला है, तो ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो है वाई का वैल्यू 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0 होगा, तो इसमें होगा। अब यह एक्स अक्ष पर बोला है तो वाई का वैल्यू 0 होना चाहिए, इसमें एक्स का वैल्यू 0 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये होगा। इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष पर बोला है तो एक्स का वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, कुछ भी वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा। और वाई का वैल्यू इसमें 0 है, ये होगा। वाई का वैल्यू इसमें 0 है, ये होगा। ये नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा क्या, क्यू और आर। तो कौन सा ऑप्शन में क्यू और आर है, देखिए यहाँ पे क्यू भी सही है और आर भी सही है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्यू और आर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए कम से कम तो दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या कैसा है, सम परिमेय संख्या। तो सम परिमेय संख्या मान लीजिए 2 और 4 है, तो इसके बीच एक विषम संख्या क्या आ जाएगी, 3 मान लीजिए आ जाएगा। तो इसके बीच क्या आ जाएगा, 3, यानी एक ही संख्या आ रहा। अच्छा कोई भी देखिए, जैसे मान लीजिए 6 और 8 देख रहे हैं। ठीक है, तो 6 और 8 सम संख्या, उसके बीच क्या आएगा, 7। तो 1 7 जो है उसके बीच विषम संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है एक, इसमें एक ही नंबर आ रहा है, इसका मतलब ए हो जाएगा। अच्छा अगर क्वेश्चन में अधिक से अधिक पूछता तो क्या होता, अनंत हो जाता। लेकिन कम से कम पूछा है तो कम से कम एक होगा, कम से कम एक होगा, और अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जितना भी क्वेश्चन होगा हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन देंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इस तरह से देंगे जिस तरह से सॉल्यूशन कोई नहीं दिया होगा, ये गारंटी है मेरी। देखिए दो क्रमिक विषम संख्या, तो दो क्रमिक विषम संख्या क्या, कोई भी दो क्रमिक विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 3, ठीक है, और 4 तो नहीं ले सकते, 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 5 विषम संख्या है, 4 सम संख्या है। तो 3 और 5 का जब HCF निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा सर ये तो विषम संख्या पूछा, अगर दो क्रमिक क्रमिक सम संख्या का जो HCF पूछता जैसे तो क्या होता, जैसे मान लीजिए 2 और 4 है, तो सम संख्या का अगर HCF पूछता तो हमेशा 2 होता। याद रखिएगा ये चीज़ कि अगर दो विषम संख्याओं का HCF पूछा है तो 1 होगा, और दो सम संख्या का HCF पूछा है तो 2 होगा।
इस ऑप्शन में मेरा क्या था, 2 क्रमिक विषम संख्या, तो 2 क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ था कि 2 चर समीकरण ax प्लस by प्लस सी जो है कितने अधिकतम हल संभव होगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पे 2 चर राशि y और z, ठीक है, और 2 चर राशि से इसके लिए 2 समीकरण चाहिए, एक समीकरण से उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें बता रहा है कि कितने अधिकतम हल संभव है, तो अधिकतम हल क्या इनफाइनाइट होगा। अधिकतम हल क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है, क्योंकि अगर एक समीकरण दिया हुआ है और 2 चर राशि है तो उसका नाम y फिक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना z का फिक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस हिसाब से जो है मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी अनगिनत। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, लिखा हुआ है कि संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित कैसे की जाती है। व्हाट आर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, तो प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी, ठीक है। प्रतिच्छेद क्या होता है, a1/a2 जो है वो नहीं होगा किसके इक्वल, b1/b2 के इक्वल, यही तो है प्रतिच्छेद रेखा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, देखिए x² - 5x + 6 के मूल है। अब यहाँ पे तो अगर आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक कर लेंगे। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम 0 बैठा दें x का मान तो 0 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और 5 × 0 और +6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इधर जब सॉल्व करेंगे तो 0 इधर पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर सिर्फ 6 बचेगा। और RHS में क्या है, 0 है, 6 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब जो है ऑप्शन ए नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता, बैठाएंगे ही तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। हम 3 पर चेक कर लेंगे, ठीक है, 3 पे चेक करेंगे, तो जब हम 3 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम 3 पे चेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अच्छा 5 × 3 करेंगे तो 5 × 3 क्या होगा, 15, और +6 क्या हो गया, 9 + 6 15, यहाँ से देखिए 15 ये और -9 और 6 +15 और -15, तो ये हो जाएगा 0। देखिए ये 0 के इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब एक तो ये हो सकता है 3 बी। अब हम सी पे भी चेक कर लेंगे, तो जब हम सी पे चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है, 5 × 2 10 हो जाएगा, -10 और +6, तब यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, ठीक है, और -10, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये भी राइट साइड के इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा, और डी इसके हिसाब से सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों लिखा हुआ बी और सी, ए संभव नहीं होगा, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम XY नहीं मानेंगे, इस क्वेश्चन को हम XY नहीं मानेंगे, ऑप्शन से क्लियर करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग, मतलब वर्ग करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ग करने पर यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे और 17 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे और 17 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ देंगे तो ऐसे हम देखिए इकाई अंक देखते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माने 25 का हम 5 लिखेंगे सिर्फ, और 7 का स्क्वायर 49 माने 9, 5 और 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 14, तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, लेकिन होना चाहिए क्या, 2, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, और 11 का स्क्वायर 121, जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, और 12 8 20, तो ऑप्शन मेरा 202 आ जा रहा है, इसका मतलब यही वाला बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप एक्स और वाई मत मानिए, क्योंकि समय की बर्बादी होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नंबर दिया है उसी का स्क्वायर कर दीजिए और चेक कर लीजिए ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अगर ये सेटिस्फाइड कर जा रहा है इस क्वेश्चन को तो मेरा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, आंसर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। 9 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी नहीं है। अब देखिए एपी नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, अगर सार्व अंतर समान नहीं होगा, है ना, दूसरा को पहला से घटाएंगे और अगर वो समान नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। जैसे 4 को 2 से घटाएंगे तो कितना होगा, 2, 6 से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2, 8 से 6 को घटाएंगे तो 2 होगा, इसका मतलब ये एपी में है। अब देखिए 1 9 से घटाएंगे तो क्या होगा, 8, ठीक है, 17 से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, फिर भी 8, और 25 से 7 घटाएंगे तो फिर भी 8, तो ये भी एपी में है, तो ए और बी तो है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर चेक कर लेते हैं, 4 से घटाएंगे तो 3 हो रहा है, ठीक है, 9 से 4 घटाएंगे तो 5 हो रहा है, तो देखिए 4 से जब 1 घटाएं तो 3 आ रहा है, ठीक है, 9 से 4 घटा रहे तो 5 आ रहा है, इसी में तो दोनों बराबर नहीं हुआ, तो यही ऑप्शन नहीं होगा, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, ये होगा ही होगा, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा क्योंकि यही ए बी में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए इसमें क्या है
कि 28वें पद ज्ञात करना है, 28वें पद ज्ञात करना। तो 28वें पद ज्ञात करना उसका सबसे आसान तरीका है कि पहले हम इसमें ए निकालेंगे। तो ए क्या निकालेंगे, 1 होगा। और डी जब निकालेंगे तो क्या होगा, पहला सम दूसरा से पहला घटा देंगे तो 4 से 1 जाएगा तो 3। तो ए का मान 1 आ गया, डी का मान 3 आ गया। अच्छा, यहाँ 28D निकालना था तो ए प्लस 27D का फॉर्मूला होगा, ए प्लस 27D लिख लेंगे। अब देखिए ए का मान कितना, 1 और 27 इंटू डी, और डी का मान कितना हो जाएगा 3। तो 27 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1, और 27 को 3 से गुना करेंगे 3 7 21, 2 बचा 81 हो जाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 82। ठीक है, क्या आ जाएगा 82। इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस क्वेश्चन का जो है सबसे जो है एक नया तरीका सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, सबसे आसान। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, तो जब भी आप क्षेत्रफल दिया है तो उसको भुजा निकालेंगे तो सबसे कुछ नहीं करना, सबसे आसान तरीका है कि 16 और 81 का रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, भुजा का अनुपात आ जाएगा। तो यह 4 होगा, यहाँ 9 होगा। तो 4:9, जोन सा भी ऑप्शन में है या जिस ऑप्शन में भी 4:9 है वही आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है 4:9, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा शानदार जानदार है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा एफर्ट लगेगा क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा खास, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, तुरंत उड़ा देंगे। कैसे, देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे 19, 14, 10 और 7 है, और समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ। तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए समचतुर्भुज है, तो अगर ये 12 है, मान लीजिए टोटल 12 है, तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, और ये 16 है तो ये 8 होगा और ये 8 होगा। ठीक है, तो इधर 6 हो गया, इधर 8 हो गया। तो ट्रिपलेट्स में क्या होता है पता है, अगर आप ट्रिपलेट्स पढ़े हैं तो 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा। तो अगर ये 6 आ गया, इधर 8 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10। अब बोलिएगा सर ट्रिपलेट अगर मेरा याद नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 6 का स्क्वायर कीजिए फिर, और 8 का स्क्वायर कीजिए। 6 का और 8 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा पता है, 100 आ जाएगा, और 100 का रूट निकाल दीजिए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 का जैसे ही आप 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो रूट निकलेगा 100, रूट जो है 100 करेंगे, है ना, और 100 क्या आ जाता है 10, उससे रूट निकल जाता है। तो मेरा 10 सेंटीमीटर सही होगा। सबसे इसमें तरीका आपको आसान है कि इसमें ट्रिपलेट याद रखिएगा तो और आसानी से बन जाएगा। लेकिन खैर अगर आपका याद नहीं है तब ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए दो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स है, ये वाई अक्ष है। तो इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, क्या कहेंगे इसको, मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, मूल बिंदु कहेंगे। तो मूल बिंदु कहाँ है, यही है मूल, ओरिजिन। ऑप्शन जो है बी सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन कि वाई अक्ष से एक्स अक्ष पर बिंदु एक पी स्थित है, तो पी का निर्देशांक क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है ये, और वाई अक्ष से 8 इकाई पर, मान लीजिए 8 इकाई यहाँ पे है। ठीक है, कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे है, इस पॉइंट पे 8 इकाई है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं, इस पॉइंट पे 8 इकाई है। तो इस पॉइंट पे 8 इकाई है और ये बिंदु पी है, तो पी है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और वाई का चूंकि है ही नहीं वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो जिसमें 8 और 0 लिखा हुआ वही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इजीली क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, और बी बाई एच तो आपको पता है कि फॉर्मूला। तो बी क्या होगा यहाँ पे, है ना, ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कॉस है बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। इसका निकालने का तरीका क्या है, 5 का स्क्वायर 25 करेंगे। ठीक है, और -3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जैसे हमने बताया यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर करके और 3 का स्क्वायर करेंगे और रूट चढ़ा देंगे जब हम इसको, तो क्या आ जाएगा 25 - 16, 25 - 9 16, 16 का क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 का 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4, 5 और 3। अब इसका निकालना है सेके, तो सेके का क्या फॉर्मूला होता है, सेके का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी, एच बाई बी। एच बाई क्या होगा 5, और बी का मतलब क्या होगा, तो बी का वैल्यू 3। ठीक है, 5/3। ये तरीका है, ये तो है एक गधा वाला तरीका, है ना, ये जो है एक गधा वाला तरीका है, जबकि इतना करना ही नहीं है।
ठीक है। ये चीज़ें मान लीजिए इसको समय बर्बादी है, और इसमें इतना आसान क्वेश्चन को अगर इतना टाइम लगाएंगे तो एक कथा वाला तरीका है, और इतना तो समय लगाना नहीं है। कैसे कीजिएगा देखिए, कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक है। कॉस ए दिया हुआ 3/5, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 3/5 का उल्टा क्या होगा, 5/3। ठीक है, ये तरीका है 5/3, ऑप्शन सी। तो गधा वाला तरीका नहीं करना, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन करना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन है। अब इसमें अप्रोच कैसे लगाइएगा, यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि आप थीटा को कुछ भी मान सकते हैं, अदरवाइज हम फॉर्मूला लगा देंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। ठीक है, और टेन को क्या लिख सकते हैं, sin/cos ए, sin/cos ए, sin a/cos ए। ठीक है, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए, और यहाँ क्या होगा, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ठीक है, जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन ए यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड क्या होगा, कॉस ए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई कॉस ए होगा। ठीक है, स्पेस नहीं था तो हम इसे लिख दिए, एक से कॉस एक कट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, कॉस ए, सिर्फ और सिर्फ कॉस ए आंसर बचेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो है कॉस ए वो मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान से देखिए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 है, तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए कॉट ए हो चाहे टेन ए हो, अगर उसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो है ए का वैल्यू डायरेक्टली 45 डिग्री होगा, क्योंकि टेन ए का वैल्यू भी टेन 45 का वैल्यू भी 1 होता है, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। तो 45 डिग्री जो ऑप्शन जिस ऑप्शन में भी होगा वही सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कि जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे छाया है, ठीक है, ये खंभा है और इसका छाया यहाँ पे है। ठीक है, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं जो मानना है। यहाँ मान लीजिए एक्स मानते हैं, सॉरी यहाँ 1 मानते हैं, तो यहाँ भी 1 मानेंगे। अच्छा, ये 1 और ये 1 होगा कब, ठीक है, तो अब समझिए कि tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, p/b, और p/b मतलब क्या होगा, 1/1। इसको अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, तो 1/1 नहीं 1, और ये tan थीटा इज इक्वल 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू खुद 45 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू खुद 45 डिग्री होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से बी जो है मेरा सही हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग योग जो है कितने डिग्री का होता है, अरे भाई वो सबसे फालतू क्वेश्चन है, 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री, इतना आसान क्वेश्चन जो है नहीं हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 20 जो है, दशमिक संख्या 111, डेसिमल नंबर 111 इज सेड टू बी। तो 111 क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, मतलब ए बी सी तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन डी मेरा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप क्लास 7-8 में पढ़ चुके होंगे। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी दो भुजाओं का, अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, तो ABC में क्या होगा, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा, मान लीजिए यहाँ पे A माने, B माने, C माने, तो A प्लस B जो है हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा से जो है बड़ा, ज़्यादा होगा। A प्लस B हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये नियम है। तो इसके हिसाब से जो हम चेक करेंगे कि कौन सा जो है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है। अगर नहीं होगा तो इस जो है ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, है ना, हमेशा याद रखते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे एक 7 है, ठीक है, दूसरा 4 है, अगर हम तीसरा 8 ले लेते, 6 ले लेते, 12 ले लेते, कोई भी ले सकते हैं। तो पहले 6 ले लेते हैं, तो 6 जब हम लेंगे तो 7 4 11, 11 6 से बड़ा है, सही बात है। 4 और 6 10, 7 से बड़ा, ये भी ठीक है। और 7 और 6 13, 13 4 से बड़ा है, ये तो सही है, ये होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला, क्या संभव हो सकता है ना, तीसरी भुजा का माप के लिए क्या संभव हो सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 8 ले लेते हैं, ठीक है, तो 7 4 8, यहाँ ध्यान दीजिए 7 4 8, ठीक है, तो यहाँ भी ये हो सकता है, दूसरा भुजा तीसरा भुजा से बड़ा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 8 और 4 12, बिल्कुल सही है, तीसरा भुजा से बड़ा होगा।
7 और 4 11, इससे ही बड़ा होगा। 8 7 15, 4 से बड़ा होगा, ये भी ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, 12 12 जब हम लेंगे 7, ठीक है, 4 और 12। अब देखिए जब 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11, तो 11 कभी भी 12 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो कभी भी 11 12 से बड़ा नहीं हो सकता। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता, हमेशा होता। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ा जा रहा है। इसका मतलब 12 जो है पॉसिबल नहीं है। ए सही है और बी सही है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये मॉडल पेपर का है, तो आप इजीली जो है इसको प्रैक्टिस करते रहें और ये क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल जाइए एग्जाम देने, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब हम पासे को उछालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल है आने का। तो सम संख्या क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे 2 बच रहा है, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है। तो सम संख्या आना, तो सम संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 को सम संख्या है और टोटल मिला के कितना है, 6 है। तो ये एक बार में, ये 2 बार में, तो क्या होगा, 1/2। आंसर हो जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन में 1/2, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा 1/2, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा 1/2, क्योंकि यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा एक, ठीक है। एक निश्चित जो है प्रायिकता क्या होती है, श्योर हैपनिंग इवेंट हमेशा एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए, एक पासा को उछाला जाता है, 3 के गुणांक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी एक पासा को फेंके थे तो कितना आ रहा था टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बता रहा है कि 3 का गुणांक आएगा, तो 3 का गुणांक कौन होगा, 3 और 6, इसका मतलब टोटल मिला के 2 आ रहा है। और कुल जो है संभावित जो है परिणाम या कुल परिणाम कितना होगा, 6। तो 6 मतलब ये एक बार में और ये 3 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ तो ये इसमें ऑप्शन से बना सकते हैं, आप इसका यूज़ करके ऑप्शन से बना सकते हैं, या फिर आप इसको, ठीक है, प्रोसेस से बना सकते हैं, जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। ऑप्शन से ही बना सकते हैं और जो है इससे ही बना सकते हैं। अगर कोई 3 जो है समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब इसका इससे घटा देंगे और इसको इससे घटा देंगे तो भी बराबर होगा। इसका मतलब हम 3x माइनस एक्स प्लस 3 कर सकते हैं, ठीक है, x प्लस 3 कर सकते हैं, और 4x प्लस 2 जो है माइनस 3x कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा और -3 बचेगा, ठीक है। 2x माइनस जो है 3 बचेगा इज इक्वल टू बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, x बचेगा प्लस 2 बचेगा, ठीक है। ax बचेगा प्लस 2 बचेगा, तो 2x और x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, x होगा और यहाँ 3 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन जो है बी वाला है, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 5 6 8 9 x 13 का माध्य क्या होगा। अब यहाँ पे एक तरीका बता रहे हैं। ऐसे तो आपको पता है कि माध्य निकालने का क्या होता है, सभी परीक्षणों की संख्या बटा सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या को देंगे तो माध्य आएगा। हम सीधा बात बताएंगे, सबसे आसान तरीका, इसमें कितने नंबर से काउंट कीजिए, 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 10 को 6 से गुना कर दीजिए, सबसे आसान तरीका। हम जो अप्रोच बताएंगे वो सबसे आसान तरीका में होगा। 60 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए सबको, 5 और 6 कितना होगा, 11, 11 और 8, 5 और 6, ठीक है, 11, 11 और 8 19, 19 और 9, 19, 1 20 और 28, 28 और 13, 28 और 10 कितना होगा, 28 और 10 38, 38 और 3 41, यहाँ पे 41 लिख देंगे, ठीक है। और इसको घटा देंगे, तो 10 से 1 गया 9, 5 से 4 गया 1, 19, तो ये हो जाएगा 19। सबसे आसान तरीका, ठीक है। हमको उम्मीद है कि ऐसा अप्रोच आप लोग कभी नहीं लगाए होंगे। ये सबसे शानदार तरीका है। आप क्या करेंगे, जितना नंबर रहेगा उसको डायरेक्ट माध्य से गुना कर देंगे और बाद बाकी संख्या को जोड़ देंगे और घटा देंगे, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। तो x का वैल्यू 19 जो है सही हो जाएगा, सबसे आसान तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि बहुलक निकालना। बहुलक का मतलब ही होता है जो ज़्यादा बार आया है। अब यहाँ चेक कीजिए ज़्यादा कौन बार आया है। देखो 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है।
तो 2 जो है 5 बार आया, तो बहुलक क्या होगा? 2 ही होगा। जितना बार जो रिपीट किया वही इसका बहुलक है। अब आगे चलेंगे, ठीक है, और देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, माध्यक निकालना है, तो माध्यक कैसे निकालेंगे? सबसे आसान तरीके, पहले आप क्या कीजिए, इस नंबर को या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए। सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है, माध्यिका निकालने का या मीडियन निकालने का। पहले हम नंबर को काउंट कर लेते हैं, कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें क्या होगा, मीडियन निकालने का तरीका, सबसे पहले आप नंबर को अरेंज कर लीजिए, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो इसके बीच में जो पड़ेगा नंबर वही इसका माध्यक कहलाएगा। सबसे पहले छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर जो करना है कीजिए। आप बड़ा से छोटा कीजिए या छोटा से बड़ा, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम में चाहे वो घटते हुए क्रम में। तो मुझको दिख रहा है सबसे बड़ा क्या नंबर है? 15 है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 15, उसके बाद 14, उसके बाद 13, ठीक है, 15 14 13, ठीक है। उसके बाद फिर 12, उसके बाद फिर 11, ठीक है, 11 हो गया। और क्या बच रहा है इधर? 10 भी बच रहा है, ठीक है, फिर 9 भी बच रहा है, 8 भी है, ठीक है, 7 भी है, और कुछ बच रहा है? 8 7, और तो कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 इधर, 5 6 7 8 9। अब यहाँ बताइए, जो माध्यिका होगी यानी जो बीच में नंबर होगा, तो बीच में 4 में से इधर 4 को चला गया, ठीक है, और 4 को इधर चला गया, तो बचा बीच में नंबर कौन? 11। तो आंसर मेरा 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी माध्यक दिया जाए वो बीच वाला नंबर आप छाटिए, ठीक है। चाहे तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, चाहे तो आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, चाहे तो आप इसको घटते हुए क्रम में लिखिए, और उस बीच वाला नंबर को पता कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बता रहा है कि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक है, तो उनको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो जैसे दो त्रिभुज इस तरह से, सॉरी, दो जो है वृत्त इस तरह से दिया हुआ, तो एक तो देखिए यहाँ पे इस तरह से स्पर्श रेखा होगा, एक स्पर्श रेखा इधर से हो सकता है, तो 2 हो गया इधर से, एक इधर से जाएगा, ठीक है, 3 हो गया, एक इधर से जाएगा, 4 हो गया, यहाँ से टच होगा, ठीक है, यहाँ से टच होते हुए जाएगा इस तरह से, या भी टच होते हुए इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कितना होगा? टच नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ टच होते हुए गया है, ठीक है। मतलब अगर ईजे का डायग्राम अपना देखना चाहते हैं तो इस तरह से होगा कि 2 सर्कल इस तरह से है, ठीक है, 2 सर्कल जो है इस तरह से है, एक यहाँ से टच होके गया इधर से, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, और एक सर्कल जो है इधर से टच होकर गया, एक आपका इधर से टच होते हुए गया यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, और एक टच होते हुए यहाँ से इस तरह से गया, ठीक है। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, और एक टोटल मिला के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में 4 है? ऑप्शन डी जो है 4 है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का जो है क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस ये जो है क्वेश्चन बहुत सारे टीचर जो है अलग अलग तरीके से करवाएंगे, लेकिन ये मेरा अप्रोच जो देखिएगा आपको मजा आएगा, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, आयतन दिया हुआ, ठीक है। तो आयतन जब भी दिया रहेगा तो इसका पहले भुजा निकालिए, मैंने त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्यूब रूट चढ़ा दीजिए इसको, ठीक है, क्यूब रूट इसका अलग अलग से क्यूब रूट निकाल दीजिए। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 4 × 4 × 4 यानी सिर्फ 4 निकलेगा, और 27 का क्यूब निकालेंगे तो 3 निकलेगा। ये त्रिज्या का रेशियो निकल गया, त्रिज्या, ठीक है। ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है, ये त्रिज्या का जो है अनुपात आ गया। लेकिन जब भी अब इसको क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ नहीं कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, इसका वर्ग निकालिए। 4 का वर्ग क्या होगा, यहाँ से देखिए 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16, ठीक है, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 16:9। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए मेरा अप्रोच आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।